गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 9 सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री चैप्टर 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इस विषय पर जो आपको लेसन इंट्रोडक्शन और 2 क्वेश्चन अभ्यास के समझाए जा चुके हैं। आज जो आपको जो अभ्यास के क्वेश्चन बचते हैं वे और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझाए जाएंगे। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। यानी वनों के क्षेत्र के अंदर जो है 1880 से 1920 के बीच जो है 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया था। इस गिरावट में निम्नलिखित कारणों की भूमिका बताइए। यानी कि जो वनों के क्षेत्र में जो गिरावट आई है उसमें जो है इन महत्वपूर्ण कारकों ने क्या योगदान दिया। जैसे रेलवे, भारत में 1860 के दशक में रेल लाइन का जाल बड़ी तेजी से फैला। तो हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के समय के अंदर जो 1860 के अंदर जो है रेल लाइनों का जाल जो है तेज गति से फैला, यानी कि रेल लाइन तेज गति से बिछाई गई। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। यानी कि जो रेल के इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी की जरूरत होती थी, इसी तरह जो है पटरियों को बिछाने के लिए जो है स्लीपरों के रूप में जो है लकड़ी की भारी मात्रा में आवश्यकता पड़ती थी। 1 मील लंबी रेल की पटड़ी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता होती थी। 1 मीटर लंबी रेल की लाइन बिछाने के लिए जो है 1760 से 2000 स्लीपरों के बीच में आवश्यकता होती थी। सन 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई थी। तो हमारे देश के अंदर जो है 1890 तक जो है 25,500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन जो है बिछाई गई थी। सन 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। यानी कि काफी ज्यादा रेल लाइन बिछाई जा चुकी थी 1946 तक। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बहुत अधिक संख्या में वृक्षों की भी काटे गए। तो जैसे ही रेल लाइन बिछाई गई, बहुत अधिक मात्रा के अंदर स्लीपरों के लिए जो है पेड़ पौधे काटे गए। केवल मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 वृक्ष स्लीपरों के लिए काटे गए। हमारे मद्रास प्रेसिडेंसी भारत के अंदर जो है अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर जो है रेल लाइन बिछाने के लिए जो रेल की पटड़ी बिछाने के लिए जो है 1850 के दशक के अंदर जो 35,000 वृक्ष स्लीपरों के लिए जो है काटे गए। यानी 35,000 वृक्षों को काटा गया। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए, यानी कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना आरंभ कर दिया। तो इन ठेके द्वारा को जो है निजी लाभ के लिए जो है पेड़ों की अत्यधिक मात्रा में कटाई की गई। रेल लाइनों के आसपास जंगल तेजी से लुप्त होने लगे। जहां पर रेल लाइन बिछाई गई थी वहां आसपास जो है पेड़ सारे के सारे जो है समाप्त हो गए, खत्म हो गए। जहाज निर्माण, इंग्लैंड के पास एक विख्यात जल सेना थी। तो इंग्लैंड के पास जो एक बहुत बड़ी जल सेना थी। समुद्री जहाज बनाने के लिए बलूत वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। समुद्री जहाज बनाने के लिए जो है बलूत की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बलूत के जंगल प्राय समाप्त हो चुके थे और ये जंगल जो है बलूत के इंग्लैंड में खत्म हो चुके थे। अतः शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे। तो इस लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है भारत से बड़े पैमाने पर जो है जंगलों को साफ किया गया और भारी मात्रा में इंग्लैंड को लकड़ी का निर्यात किया जाने लगा। काफी मात्रा के अंदर जो है भारत के जंगलों से जो है इंग्लैंड के अंदर लकड़ी भेजी जाने लगी। कृषि विस्तार सन 1600 में भारत में कुल भूमि के 1/6 भाग पर कृषि की जाती थी। तो हमारे देश के अंदर 1600 में जो है भारत के 1/6 भाग पर खेती बाड़ी की जाती थी, परंतु अब यह आंकड़ा बढ़कर 1/2 हो गया। लेकिन आज जो है इसकी संख्या जो है 1/2 हो गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर वनों को साफ करके खेती की जाने लगी। तो जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी, इसकी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है लगातार पेड़ों को काटा गया, वनों को काटा गया। इससे वन क्षेत्र में तेजी से कमी आई, जिसकी वजह से वन क्षेत्र में बहुत तेज गति से गिरावट आई। व्यवसायिक खेती,
अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलें पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। तो हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के द्वारा जो व्यावसायिक फसलें हैं, जैसे पटसन है, गन्ना है, गेहूं, कपास इत्यादि को जो है बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी में यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग की व्यावसायिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना अंग्रेजों के लिए जरूरी हो गया। तो 19वीं सदी के अंदर यूरोप में बढ़ती हुई आबादी की खाद्य आवश्यकताओं, यानी कि यूरोप के अंदर भी जनसंख्या बढ़ रही थी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग की व्यावसायिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी हो गया। तो इंग्लैंड के अंदर भी जो व्यावसायिक फसलों की आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहर से जो है इन फसलों का उत्पादन, यानी जो व्यावसायिक फसलें थी उनका उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया। अतः बड़े पैमाने पर वनों को काटकर खेती योग्य जमीन में बदला गया। इस तरह से जो है बहुत अधिक मात्रा के अंदर जो है पेड़ों को काटा गया और उसे जो है खेती योग्य जमीन में जो है बदला गया। सन 1880 से 1920 के बीच भारत में खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। इस तरह से हमारे देश के अंदर जो 1880 से 1920 के बीच में जो है 67 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि के अंदर जो है बढ़ोतरी हुई। अब देखिए चाय कॉफी के बागान। यूरोप में चाय और कॉफी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं के बागान बनाए गए। तो यूरोप के अंदर जो है चाय, कॉफी, कहवा इत्यादि की जो है मांग लगातार बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जो है बागान के लिए जो पेड़ पौधे काटे गए। इसके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक बड़ा हिस्सा साफ किया गया। जो प्राकृतिक रूप से उपन थे उन वनों को जो है इन खेती बाड़ी के लिए जो है साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उनसे बाहरी हिस्सों में बहुसस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। तो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया कि सारी भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और उसको जो है सस्ती दरों पर जो है यूरोपीय बागान मालिकों को दे दिया गया। इन क्षेत्रों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफी के बागान की खेती की जाने लगी। इस तरह से जो है वहां पर जो है काफी मात्रा के अंदर पेड़ पौधे काटे गए और चाय, कॉफी बागान इत्यादि की खेती, यानी कि चाय बागान की खेती की जाने लगी। उनके लिए बाग वगैरह, चाय के लिए, कॉफी के लिए बाग लगाए गए। आदिवासी और छोटे किसान अपनी झोपड़ियां बनाने तथा जलावन के लिए लकड़ी प्राप्त करने के लिए वनों को काटते थे। तो आदिवासी लोग भी जो अपनी झोपड़ियां बनाने के लिए, भोजन वगैरह पकाने के लिए या लकड़ी को जलाकर जो भोजन पकाया जाता है इसके लिए जो है लकड़ी का प्रयोग करते थे, लकड़ी काटते थे। ये लोग अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी चोरी छिपे लकड़ी काटकर बाजार में बेच देते थे। अपनी दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी ये लोग जो है चोरी छुपे जंगलों के अंदर घुस जाते और लकड़ियों को काटते थे। ये लोग वृक्षों की जड़ों और कंदमूल का प्रयोग अपने भोजन के रूप में करते थे। तो ये लोग जो है वृक्षों की जड़ों का और कंदमूल, एक पौधा जिसका साग बनता है, कंदमूल ये है एक पौधा है जिसका साग बनाया जाता है, इसका अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। इससे वनों का विनाश हुआ। इस तरह से लकड़ी काटने से जो है काफी मात्रा के अंदर वनों का विनाश हुआ। युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? युद्धों से निम्नलिखित प्रकार से जंगल प्रभावित होते हैं। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को काटकर उनकी पूर्ति की जाती है। युद्ध के अंदर जो जरूरी चीजें हैं उनकी पूर्ति करने के लिए जो है वनों को काटा जाता है। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके अंग्रेजों की युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहताश वन काटे गए। तो हमारे देश के अंदर जब अंग्रेजों का राज था उस समय जो भी लकड़ी से संबंधित कार्य योजना चल रही थी वे सारी की सारी स्थगित कर दी गई और युद्ध के अंदर जो है इसका जो प्रयोग किया गया, युद्ध के लिए जो है वनों को काटा गया। युद्धों में विशाल वन क्षेत्र अग्नि के पेड़ चढ़ जाते हैं। तो युद्धों के अंदर जो है जंगलों को आग लगा दी जाती है। जैसे जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म करो नीति के तहत आग लगाकर विशाल वन संपदा को नष्ट कर दिया। जैसे जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले, यानी जावा के ऊपर जापानियों के कब्जे होने से पहले जो है डचों के द्वारा उन वनों को भस्म करो और भागों की नीति अपनाकर वन संपदा को जो है अधिक मात्रा के अंदर नष्ट किया था। युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला देश अपनी सैनिक आवश्यकताओं की पूरी के लिए विजित प्रदेश से वन संसाधनों का पूरा दोहन करता है। इसी तरह जो है युद्ध के अंदर जीतने वाला जो
देश होता है वो भी जो है प्राचीन देश की वन संपदा को जो है बहुत मतलब दोहन करता है उसका। जैसे कि जापानियों ने जावा में किया, जैसे कि जापानियों के द्वारा जावा पर अधिकार करने के बाद जावा के वन क्षेत्र का अत्यधिक मात्रा में दोहन किया। तो बेटा ये तो थे आपके अभ्यास के प्रश्न। अब एक्स्ट्रा देखिए, वन विनाश किसे कहते हैं? वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं, यानी कि वनों के खत्म होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहा जाता है। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है, वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। बल्कि ये जो क्रिया है वन विनाश की, ये काफी लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इससे कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण किया। लेकिन जब औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी उस समय जो है इस व्यवस्था को ज्यादा बड़ा रूप आकार दिया। इस प्रक्रिया के व्यापक रूप ग्रहण करने का मुख्य कारण औद्योगिक विकास का तेज गति का होना, और इसका जो व्यापक मात्रा के अंदर वनों का जो प्रयोग किया जा रहा था, लकड़ी काटी जा रही थी, इसका मुख्य कारण जो औद्योगिक विकास था, जिसकी वजह से जो है वनों का अत्यधिक मात्रा के अंदर पेड़ पौधों का जो है प्रयोग किया जा रहा था। अब देखिए, डायट्रिच ब्रेंडिस कौन था, उसे भारत क्यों बुलाया गया? डायट्रिच ब्रेंडिस जर्मनी का एक प्रसिद्ध वन विशेषज्ञ था। तो ये जर्मनी का एक वन विशेषज्ञ था। जहाज निर्माण और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत होती थी। तो जहाज निर्माण के लिए, रेल की पटरियां बिछाने के लिए जो अंग्रेजों को जो है जंगलों की जरूरत होती थी। बहुत से जंगल लुप्त हो चुके थे और उस समय तक जो है बहुत से जंगल जो है लगभग खत्म से हो चुके थे। अंग्रेजों को चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों के उपयोग और व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। तो अंग्रेजों को ये चिंता लगी हुई थी कि वहां रहने वाले लोग या व्यापारी लोग जो है जंगलों को अंधाधुंध नष्ट करते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने डायट्रिच ब्रेंडिस को भारत बुलाया। तो इसलिए जो है अंग्रेजों के द्वारा डायट्रिच ब्रेंडिस को जो है भारत बुलाया गया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। अब देखिए, जावा के कंगाल समुदाय के विषय में आप क्या जानते हैं? जावा में कंगाल समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। तो ये जो है जावा के कंगाल समुदाय के जो लोग थे, ये जो है कुशल लकड़हारे थे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 कंगाल परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। तो इनका महत्व इस बात से पता चलता है कि जावा की जो माताराम रियासत थी, जब इसका बंटवारा किया गया तो कंगाल समुदाय के 6000 परिवार उस रियासत के अंदर रहते थे। तो वे 6000 में से आधे आधे जो है इस समुदाय के लोग जो है विभाजित हुए। उनके कौशल के बगैर सोगान की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत कठिन था। तो ये इतने कुशल थे कि जो सागौन पेड़ की लकड़ी है उसकी कटाई करना संभव था। राजे महाराजाओं के जो है महलों के दरवाजे बनाना जो है बहुत ही कठिन था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना आरंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कंगाल उनके लिए, कलांग समुदाय जो उनके लिए काम करे। तो डचों के द्वारा 18वीं सदी के अंदर जब जावा पर जो अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो उन्होंने कोशिश की कि जो कंगाल समुदाय के लोग हैं वे डचों के लिए काम करें। वनों से मिलने वाले प्रमुख उत्पादों की एक सूची बनाइए या वनों के प्रत्यक्ष लाभों का वर्णन कीजिए। कई बार 6 नंबर में आ जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वनों से हमें निम्नलिखित उत्पाद मिलते हैं। वन जहाजों और रेल के लिए इमारती लकड़ी उपलब्ध कराते हैं। तो वन जो है जहाजों के और रेलों के लिए जो है इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। वन्य इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्तों आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए प्रयोग करते हैं। तो वन इलाकों में लोग जो है कंदमूल, फल, पत्तों आदि वन उत्पादों का जो है विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो इनका प्रयोग करते हैं। वनों से लोग दवाओं के लिए जड़ी बूटियां प्राप्त करते हैं। तो वनों से जड़ी बूटियां प्राप्त होती है जिससे दवाइयां इत्यादि बनाई जाती हैं। वनों से लोग हल जैसे कृषि उपकरण बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो वनों से जो प्राप्त होने वाली लकड़ी है उनसे हल इत्यादि उपकरण बनाए जाते हैं। वनों से बांस से बेहतरीन बाड़े बनाई जा सकती है। तो बांस से जो है बेहतरीन तरह की बाड़े बनाई जा सकती है तथा इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता है। बांस का उपयोग छतरी बनाने में, टोकरियां बनाने में भी किया जाता है। तेंदु वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदु वृक्ष का जो पत्ते हैं उनसे बीड़ी बनाई जा सकती है। कुछ वृक्षों के पत्तों से पत्तल और डोने बनाए जाते हैं। तो कई वृक्ष ऐसे जिनके पत्तों से जो है डोने बनाए जा सकते हैं, पत्तल बनाई जा सकती है।
महुए वृक्ष के फूलों से भोजन और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। तो महुआ जो वृक्ष है, इसके फूलों से जो है भोजन पकाने के लिए और रोशनी करने के लिए जो है तेल निकाला जा सकता है, यानी महुए का तेल निकाला जा सकता है। वृक्षों से हमें गोंद प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो वृक्षों से हमें बहुत सी चीजें प्राप्त होती हैं, वृक्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज आपके सामने जो है 9th क्लास के अंदर चैप्टर 4 वन समाज और उपनिवेशवाद जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चों ने इसे ध्यानपूर्वक सुनना है और याद भी करना है। धन्यवाद।